Please let me know if the audio video is clear to you. Please let me know if the audio video is clear. कोई Yes, इशू तो ma'am. नहीं है ऑडियो या वीडियो में? No, ma'am. ठीक है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. अच्छा, एक चीज जो ये कल मैंने आपको कराया था, एक्चुअली कुछ पॉइंट्स मैं बताना भूल गई, इसके बाद आई फॉरगॉट, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चली गई. सो वी वर डूइंग कि सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज होगी, किस एरियाज को, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट्स को, आर्टिकल्स को हम सिंपल मेजोरिटी यूज करके चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने 3 देख ली हैं चीजें. पार्ट 1 में हम आर्टिकल 2 और 3 को चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से. देन आपके पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप को आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं. उसके बाद पार्ट 3 एंड 4 वो आपके स्पेशल मेजोरिटी से ही चेंज होंगे. उसके बाद पार्ट 5 यानी कि यूनियन, देश आ गया हमारा. देश की क्या क्या चीजें सिंपल मेजोरिटी से चेंज होंगी वो हमने देख लिया. देश मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से क्या क्या हम सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं, ये देख लिया. ठीक है, अब इसके भी बाद मैं कुछ पॉइंट्स भूल गई थी, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. राइट. सो टिल हेयर वी हैव डिस्कस्ड पार्ट 1, 2 एंड 5. अब पार्ट 6 क्या था, बता सकता है कोई? याद है सारे पार्ट्स? पार्ट 6 कौन सा था? कल मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स या भाग आपको याद कराए थे. पार्ट 1 देश, फिर नागरिक, सिटीजनशिप, 3 उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, देन 4th गवर्नमेंट की ड्यूटीज. ठीक है, फिर 4A लोगों की ड्यूटीज. ठीक है, 5 देश या सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, 6 स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है पूरी, स्टेट पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके बारे में 6th पार्ट बात करता है. ठीक है, 7th पार्ट रिपील हो गया है. 8th पार्ट क्या था? स्टेट्स के बाद यूटीज. ठीक है, आई होप कि सब याद है आपको. सेंटर, स्टेट, स्टेट के बाद यूटीज, 8th पार्ट में आ गई यूटीज. इसके बाद क्या था? पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, फिर कोऑपरेटिव्स. ठीक है, इस तरीके से हम ये कल कर चुके हैं. तो इसी हिसाब से मैं आपको ये याद करने का तरीका बताया था. मेजोरिटीज 1, 2, 5 में ये चीजें हैं. अब 6 जो है स्टेट. स्टेट के पार्ट्स में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हैं? ठीक है, सो एक चीज है दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स समझते हैं? लेट मी ब्रीफली टेल यू. लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हो सकती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ठीक है, लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सेंटर की तरह कई कई स्टेट्स में 2 हिस्सों में है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. जैसे सेंटर में हमारे पास क्या है? लोकसभा, राज्यसभा. उसी तरीके से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें दोनों हाउसेस हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, सो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कई स्टेट्स में हैं, इनके रिगार्डिंग अगर कोई चेंजेस करना चाहती है गवर्नमेंट तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है. ठीक है, ये मतलब है इसका. ठीक है, ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, 6 हो गया. अब 7, 7th में क्या है? रिपील हो चुका है. 7th में तो कुछ बात नहीं करेंगे हम. 8th, 8th किसका है? यूटीज का. ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूटीज से रिलेटेड भी आप कुछ चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज की जाती है. इसके अलावा 3 शेड्यूल्स हैं जो आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, वो 3 शेड्यूल्स क्या है? 256 या 256, इस तरीके से याद रखिए. 256, राइट. These are all the provisions that can be changed with simple majority. आपको क्वेश्चन आ जाए, उसमें 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये चीज ये पार्ट जो है सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकते हैं. तो उस टाइम पे ये सब चीज आपको काम आएगी. राइट. स्पेशल मेजोरिटी जो हमने किया था वो
अपना डन है, उसमें कुछ नहीं रहता है। अब स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, इसमें भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो इसको भी मैं आज कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, सो टोटल 8 के अराउंड प्रोविजंस है जो स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से ही चेंज होंगी। ठीक है, ये जो फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मोस्टली ये वो चीजें हैं जो फेडरल फीचर्स है, जो स्टेट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, वो बेसिकली फीचर्स स्टेट की रेटिफिकेशन के साथ चेंज होंगे। ठीक है, सो ऐसे कौन से फीचर्स है वो देखते हैं। सबसे पहले राज्यसभा, जो कि बेसिकली स्टेट्स का हाउस ही है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठते हैं, तो राज्यसभा में कोई भी चेंज लाना है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के साथ ही ला सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड इससे रिलेटेड ही प्रोविजन, अगर जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन दी टू हाउसेज है, जैसे आपकी लोकसभा होगी, उसमें पंजाब की सीट्स कितनी है, हरियाणा की सीट्स कितनी है, यूपी की सीट्स कितनी है, ये सब डिसीजंस जो है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई चेंजेस लाने हैं तो भी आपकी स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के साथ होगा। ठीक है, सो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड दो प्रोविजंस हैं, वो दोनों स्टेट रेटिफिकेशन के साथ ही चेंज होंगी। राइट, अब प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, हर सिटीजन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कोई भी चेंज लाएंगे आप, वो स्टेट की रेटिफिकेशन के साथ आएगा। ठीक है, अब इसके बाद शेड्यूल 7, जिसमें एक्चुअली हमारी डिवीजन ऑफ पावर लिखी गई है, सेंटर कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, स्टेट कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सो उसको भी अगर चेंज करना है तो स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। तो शेड्यूल 7 हो गया। इसी से रिलेटेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो भी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स होगा। दोनों रिलेटेड ही है। देखिए, इसमें शेड्यूल 7 आ गई, दैट इज ऑल्सो डिविजन ऑफ पावर ओनली। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की ही बात कर रहा है, और एक्सप्लिसिटली लिख रहा है आउटसाइड शेड्यूल 7 भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसको भी चेंज करने के लिए स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होगा, इसका मतलब है। ठीक है, एंड फाइनली एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके में भी अगर आपने चेंजेस करने हैं तो आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट के साथ ही आप वो चेंज ला सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 बहुत ही इंटर रिलेटेड प्रोविजंस है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे प्रेजेंट की है। राइट, इसको एक बार रीड कर लीजिए, देयर इज अ लॉजिक इन दिस। ठीक है, इनको याद करवाने के लिए इस फैशन में लिख रही हूँ। रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड 2 प्रोविजंस, डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड 3 प्रोविजंस। ठीक है, अब ये हो गई 4th 5th 6th प्रोविजन। 7th है जुडिशरी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सिर्फ यही दो हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं है, ये याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस में कोई चेंजेस लाना चाहेंगे, अगेन विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। हाँ, फाइनली अगर अमेंडमेंट प्रोसेस में, प्रोसीजर में अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं, अमेंडमेंट प्रोसेस को ही चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, देन रेटिफिकेशन विद स्टेट्स। ठीक है, अब आई थिंक लेटेस्ट एडिशंस में यहाँ जीएसटी वाला पॉइंट भी मेंशन्ड है। सो जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस, क्योंकि जीएसटी आप देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज इटसेल्फ अ फेडरल काइंड ऑफ प्रोविजन दैट वी हैव एडेड। सो इसमें भी अगर आप चेंजेस लाएंगे, सो स्टेट की उसमें सहमति होना काफी जरूरी है। राइट, सो ये सारी प्रोविजंस है। कल में ये कुछ प्रोविजंस जो हैं वो इनकम्प्लीट रह गई थी, सो इसीलिए आज ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये आप ऐड ऑन कर लेना, अगर आप आपने नोट्स में ये नहीं लिखी हैं, सो ये प्रोविजंस को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? क्या कहना चाहते हो रिची? क्वेश्चन मुझे इतना समझ नहीं आया। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लाइक राज्यसभा एट स्टेट लेवल। ठीक है, जैसे राज्यसभा दूसरा सेकंड हाउस होता है पार्लियामेंट में,
या आप कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? फॉर क्रिएशन अबॉलिशन, तो वही यहाँ कहा जा रहा है। क्रिएशन कैसे होगी, अबॉलिशन कैसे होगी, वो डिटेल्स अभी बाद में करेंगे हम, जब ये चैप्टर आएगा तब करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसमें अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से ला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अमेंडमेंट करने का राइट तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, हमने पहले ही पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिटन कोई प्रोविजन है, उसमें चेंजेस ला सकती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। गॉट इट? ओके, राइट। सो दिस इज इट। ये कुछ बाकी था, बाकी ये हम कर चुके हैं। ये याद रखना है, ग्रीन बेर, बेर तो लाल होता है बट ये है ग्रीन बेर। ठीक है, बैंग, बिग बैंग थ्योरी आपने सुना ही होगा, बिग बैंग थ्योरी से हमारा कॉस्मोस बना। सो बैंग कॉस्मॉब ऐसे याद रखिए, और ये सारी अमेंडमेंट्स याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपको आंसर्स करने में बहुत हेल्प करेंगी। राइट, नाउ दिस इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट टुडे। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई चेंज चाहिए, हम उसे अमेंडमेंट कहेंगे। राइट, अब फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, सो 50s में ये सवाल उठा कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड कर सकती है तो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है कि नहीं, और आर्टिकल 13 का इंटरप्रिटेशन क्या है, ये दो बेसिक सवाल तब उठे थे। राइट, अब पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखो अपने पार्ट 3 में है, जैसे हमने कहा, अभी हमने याद भी किया, पार्ट 3 में है। इसमें आप देखिए आर्टिकल 12 to 35 पूरे कवर होते हैं। दिस ऑल इंक्लूड्स अवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक एक राइट हम डिटेल में कल करेंगे, बट दिस इज द बेसिक डिटेल फॉर नाउ दैट यू हैव टू रिमेंबर। हमारी इक्वालिटी का राइट, लिबर्टी का राइट, वो सब यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ये आर्टिकल 13 है क्या। राइट, सो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, या फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव को काउंटर कर रहा है, ठीक है, इफ एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट्स, तो उसे नल कंसीडर किया जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा सैक्रोसैंक्ट हैं। आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट, एब्रिज या खत्म नहीं कर सकते, या किसी तरीके से डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने कहा आपको राइट मिला है कि आपको बोलने की आजादी है, आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप फ्रीली एक्सप्रेस कीजिए, तो क्या इस प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? सो आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे नहीं होगा। आप फंडामेंटल राइट्स को अगर डाउनग्रेड करेंगे या ब्रिज करेंगे, एब्रोगेट करेंगे, तो उस लॉ को नल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां पे उठता है, आर्टिकल 13 ने तो ये कह दिया, क्वेश्चन अब उठता है कि क्या आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आती है। राइट, आप सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक बिल ही होता है, वो भी तो लॉ के जैसे ही है, वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। राइट, ये दिमाग में आएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दी इनिशियली, कि जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए बैठती है, so it is equivalent to the constituent assembly जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, पार्लियामेंट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल इंट्रोड्यूस करती है तो उसका स्टेटस
उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इक्विवेलेंट है जिसने हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, राइट। सो पार्लियामेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया, आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही क्वेश्चन कर सकते हो, हमारा लेवल तो तब उस तक पहुंच जाता है, हमारा स्टेचर जो है वैसा सैक्रोसैंक्ट हो जाता है, ठीक है। सो वो कहते कि यू शुड नॉट क्वेश्चन व्हेन वी आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आर्टिकल 13 should not consider constitution amendment under its provision, कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना चाहें तो वो अलाउड होना चाहिए, ठीक है। ये इनिशियली कहा गया, यहां तक समझ आई स्टोरी। ये इनिशियली कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट केस दैट इज शंकरी प्रसाद केस में इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है और आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अगर आप फंडामेंटल राइट में कोई चेंज लाते हैं, फंडामेंटल राइट्स को डिग्रेड करते हैं, खत्म करते हैं, किसी फंडामेंटल राइट को हटा भी देते हैं, देन इट विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है एट दैट टाइम पार्लियामेंट इज एक्टिंग इक्विवेलेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो मतलब पार्लियामेंट का स्टेचर बढ़ जाता है, वो पार्लियामेंट ही नहीं रही, वो तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही है अब, काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए उस टाइम पे ये एक्सेप्ट किया गया शंकरी प्रसाद केस में, ठीक है। सो यहां तक क्लियर, राइट, ठीक है। अब 1967 में एक इंपॉर्टेंट केस आया, गोलकनाथ केस। इसमें अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, रिवर्स किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता इवन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। उन्होंने अपनी ही डिसीजन को रिवर्स कर दिया, राइट राइट। अब पार्लियामेंट क्या करे, वो फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाना चाहती है और यहाँ जुडिशरी ने कह दिया कि आप नहीं ला सकते, ठीक है, आर्टिकल 13 आपको नहीं अलाउ कर रहा, राइट। सो अब पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लाती है टू चेंज दी आर्टिकल 13 इटसेल्फ, ठीक है। पार्लियामेंट एक नई अमेंडमेंट लाती है, 24th अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, आर्टिकल 13 को ही चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं कि आर्टिकल 13 की प्रोविजन ठीक है बट ये आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, राइट। कि कहने का मतलब अगेन कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस लाएंगे तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो आर्टिकल 13 के अंडर नल वॉइड कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो उन्होंने उनको डायरेक्ट पावर नहीं दी जुडिशरी ने, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर यूज की और इस आर्टिकल की वर्डिंग को ही चेंज कर दिया, इसमें ऐड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस आर्टिकल का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। सो वो सवाल ही खत्म हो गया, ठीक है, ये कर दिया इन्होंने, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन जुडिशरी का केस आता है अपना 1973 में, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें जुडिशरी खुद मान लेती है कि आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इंटैक्ट रहना चाहिए। आप किसी भी चीज को चेंज करते रहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर से भी आप चेंज करते रहिए, बट वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट। अब देखो उस केस में जुडिशरी ने ये डिफाइन नहीं किया था कहीं भी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर आज तक कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना जुडिशरी ने ना किसी पार्लियामेंट्री लॉ ने आज तक इसको डिफाइन किया है, ये सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशन है। जुडिशरी ने डिफरेंट केसेस में अपनी इंटरप्रिटेशन दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर होगा,
फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर होंगे. सो ये सब वहां से हमें पता चला है. अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड एनीवेयर. ठीक है. सो अभी ये टसल चल रही है, अभी ये खत्म नहीं हुई है. केशवानंद भारती केस में जुडिशरी ने कहा एग्जेक्टिव को कर लो जो चेंज करना है तुम्हें, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए. कहने का मतलब है जुडिशरी क्या कर रही है कि तुम चेंज करो, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारा चेंज जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं. ठीक है. अब जुडिशरी के हाथ में होगा. एग्जीक्यूटिव कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज कर पाएगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर जुडिशरी विल जज कि वो चेंज एक्सेप्टेबल है कि नहीं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड केशवानंद भारती केस में. केशवानंद भारती केस के बाद 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी केस आया. उसमें अगेन जुडिशरी ने यही रीआइटरेट किया कि आप कोई भी चेंज कर सकते हो, इवन फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए. राइट. अब एग्जीक्यूटिव को बहुत दिक्कत हो रही थी कि ऐसे कैसे ये हमें चेंज नहीं करने दे रहे, ये कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का इन्होंने तलवार हमारे सिर पे टांग दी है, हम कुछ चेंज भी करेंगे तो ये स्ट्राइक डाउन कर देंगे. ठीक है. सो इससे बहुत दिक्कत थी एग्जीक्यूटिव को उस टाइम पे. तो उन्होंने क्या किया, नई अमेंडमेंट पास की. ठीक है. एग्जीक्यूटिव के पास अमेंडमेंट की पावर है, जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है. इधर से एग्जीक्यूटिव कुछ करता है, उधर से जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देती है. फिर एग्जीक्यूटिव अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, फिर जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देती है. ठीक है. सो इस बार अब फिर से एग्जीक्यूटिव को तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने नई अमेंडमेंट पास की, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इतने चेंजेस इसने करने की कोशिश की, कुछ आज भी सरवाइव कर रहे हैं, कुछ नल कर दिए गए थे थोड़ी देर बाद और अमेंडमेंट्स के द्वारा. ठीक है. सो ये उस टाइम पे पास हुई. राइट. अब इस अमेंडमेंट ने क्या कहा वो देखते हैं. राइट. सो नाउ 46th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर को कुछ भी लिमिट नहीं करता. सो मतलब जुडिशरी ने कहा था कि आप अमेंड कर लो, बट बेसिक स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट रहना चाहिए. बट यहाँ ये क्या कह रहे हैं, हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, नॉट इवन बेसिक स्ट्रक्चर वाली रिस्ट्रिक्शन होगी. ठीक है. ऐसा कहने का मतलब है इनका कि हमारी पावर सुप्रीम है, कुछ भी, नथिंग लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. और सेकंड इन्होंने कहा कि इवन जुडिशरी कांट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि हम अगर कोई चेंज लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स, तो जुडिशरी भी इसे क्वेश्चन नहीं कर सकती. राइट. ये दो चेंजेस इस टाइम पे इन्होंने लाने की कोशिश की. राइट. अब क्या होगा, जुडिशरी अपना जलवा दिखाएगी यहाँ पे. जुडिशरी ने 1980 मिनर्वा मिल्स केस में इस सेकंड प्रोविजन को नल डिक्लेयर कर दिया, सेइंग जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी की पावर टू रिव्यू द एक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव which includes constitutional amendment. Right. Judiciary की power to review the acts of executive which includes its power to amend the constitution is the basic structure of the constitution, and so this provision stands null and void. ठीक है. एग्जीक्यूटिव के पास पावर ही नहीं है कि वो ये कहें कि जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी. ठीक है. क्योंकि इन्होंने कहा हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू अस, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोविजन इज नल एंड वॉइड विच रिस्ट्रिक्ट्स द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ जुडिशरी. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं है. थोड़ा पॉलिटी का इशू यही है कि जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ आएगा. सो थोड़ी अटेंशन ज्यादा चाहिए आपको ये समझने के लिए. सो स्टे हेयर, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है. राइट. सो 42nd अमेंडमेंट में एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को चैलेंज किया. जुडिशरी ने कैसे जवाब दिया 1980 में,
इट नलिफाइड द सेकंड प्रोविजन दैट 42nd अमेंडमेंट मेड, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू नहीं कर सकती या क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है, इसको नल कर दिया गया। बस उसके बाद वमन राव केस में जुडिशरी ने अपने डिसीजन को रीअसर्ट किया कि जो हमने पिछले केस में कहा था, मिनर्वा मिल्क केस में कहा था, दैट टोटली स्टैंड्स। 42nd अमेंडमेंट की सेकंड प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सो इस तरीके से ये अब डिसाइड हो गया है। अब फाइनली क्या एस्टैब्लिश हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं, आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि नहीं। इसका आंसर क्या है, यस, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, डज आर्टिकल 13 इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नो। ठीक है, आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, वो आर्टिकल 13 के अंडर वॉइड नहीं होगा, बट अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है उसे जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड कर रही है अमेंडमेंट, तो जुडिशरी उसे एक्सेप्ट करेगी, फंडामेंटल राइट अमेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये सीरीज सीक्वेंस याद रखें केसेस का, कौन सा केस कब आ रहा है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है वेयर दे आस्क्ड यू टू क्रोनोलॉजिकली अरेंज दीज केसेस। 5-6 केसेस उन्होंने दिए हुए थे, ये जो रिलेटेड केसेस है आपको ईयर वाइज उनको रीअरेंज करना था। सो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, बहुत काम आएगा इन डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, शंकरी प्रसाद, गोलक, देन केशवानंद भारती, देन इंदिरा गांधी, देन मिनर्वा मिल्स एंड वमन राव। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। राइट, एनी डाउट टिल हेयर? बताइए, कोई भी डाउट हो तो। राइट, अब नेक्स्ट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो आप, यूपीएससी, पीसीएस, हरियाणा एससीएस, सारी जगह इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए, ये आप लोग पढ़ के इसका शॉर्ट नोट बना के मुझे भेजेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। मैंने आपको सारे पार्ट्स सिखा दिए हैं सीक्वेंस वाइज। अब आपने बस यही देखना है, पार्ट 1 से शुरू करके देखना शुरू करना कि हर पार्ट में इस अमेंडमेंट ने कोई चेंज किया है कि नहीं। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन। सो इनकी प्रोविजंस पढ़ना 42nd अमेंडमेंट की, देखना कि पार्ट 1 से रिलेटेड कोई चेंज है या नहीं है। ठीक है, फिर पहुंचना पार्ट 2 पे, विच इज नागरिक सिटीजनशिप, इसमें कोई चेंजेस है या नहीं है। ठीक है, फिर इनके अधिकार। ठीक है, प्रोविजंस की लिस्ट पूरी आपकी बुक में दी हुई है, उनको ऑर्गेनाइज इस तरीके से करना है। राइट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हेयर। पॉइंट्स बहुत सारे हैं बुक में दिए हुए हैं, बट उनको याद कैसे करें, दिस इज द वे टू रिमेंबर देम। पार्ट्स हमने याद कर लिए हैं, अब पार्ट वाइज जाते रहिए और ट्राई टू सी द प्रोविजंस। इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली सारे उसके पॉइंट्स जो हैं, इतने पॉइंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपीज में क्या चेंजेस किए, 3 बड़े चेंज डीपीएसपीज में किए हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूनियन शुरू होता है। यूनियन में 3 पार्ट्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों में क्या क्या चेंजेस इन्होंने करने की कोशिश की वो आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका स्टार्ट होता है स्टेट। इस तरीके से सारी लिस्ट बनाइए। ये पार्ट्स तो है ही, प्रीएम्बल में भी इसने कोई चेंज किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है वो भी देखना है। किसी शेड्यूल में कोई चेंज किया है वो भी आपने देखना है। बस इस तरीके से सारी की सारी 42nd अमेंडमेंट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है,
फिर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, जो और एलिमिनेशन में भी ये काफी काम करता है अगर हमें 42nd अमेंडमेंट आती है। ठीक है, सो ये आप नोट बना के मेरे साथ शेयर करेंगे थ्रू अवर कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा, आप सबके पास है। सो इस नंबर पे इसका शॉर्ट नोट सा बना के आप मेरे साथ शेयर करेंगे, इसी फॉर्म में बनाइएगा, और ब्रीफली जस्ट लिखना है, पूरा पूरा सेंटेंस मत लिखने बैठना, जो कीवर्ड है बस वही लिखना है। ठीक है, सो दिस यू विल बी डूइंग, राइट? सो या, that is it for this one. Let's start the next topic. Now we will start with our constitution. ठीक है, ये हमारे इनिशियल जो प्रियम्बल हमने कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स का इंडेक्स हमने देख लिया है, शेड्यूल्स कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर ली, ये सब हो गया। अब हम पार्ट 1 यानी कि यूनियन के साथ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फुल फॉर्म यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मींस देश जो है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो अब ये आर्टिकल्स हम 1 बाय 1 करना शुरू कर रहे हैं। राइट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने कल भी देखा था। सबसे पहले देश आएगा, देश में कौन सी स्टेट्स होंगी, कौन सी यूटीज होंगी, कितनी स्टेट्स होंगी, कितनी यूटीज होंगी, उनकी टेरिटरी कितनी कितनी होगी, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में सारी प्रोविजंस कहाँ पे लिखी हुई हैं आपके पार्ट 1 में। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। राइट, राइट, पार्ट 1 आर्टिकल 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सो ये 4 आर्टिकल्स है, 1 2 3 4। इन चारों में क्या क्या लिखा है, दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू लुक इनटू। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल इसमें कुछ है नहीं है, सबसे इजीएस्ट आर्टिकल्स है, सो थोड़ा क्विकली हम इसको रिव्यू करेंगे। राइट, सो पार्ट 1 अब आपका आर्टिकल 1 से शुरू होता है। आर्टिकल 1 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले आर्टिकल 1 आपको आपके देश का नाम बताता है। अपने देश का नाम क्या है? इंडिया या भारत? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया? बताओ, इंडिया, भारत, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया? भारत। और बाकियों को क्या लगता है, क्या नेम है इंडिया का, भारत का, इंडिया का? हमारी तरह जैसे अभी हमें कंफ्यूजन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बड़ी डिबेट चल रही थी कि भारत का नाम भारत रखें, इंडिया रखें या क्या रखें। ठीक है, बहुत डिबेट चली। यस राहत, गुड। सो हाँ हाँ, राइट। सो फाइनली डिसाइड किया गया कि लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों ही नाम रखते हैं। इसीलिए आपके आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। सो दोनों ही इंडिया के नेम है प्रेजेंटली, इंडिया भी भारत भी, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड नेम्स हैं। ठीक है, सो आपका आर्टिकल 1 सबसे पहले आपके देश का आपको नाम बताता है, दैट इज इंडिया और भारत। राइट, ये फर्स्ट चीज आर्टिकल 1 बताता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपका आर्टिकल 1 डिस्कस करता है, दैट इज दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट, कहीं भी आर्टिकल 1 में ये नहीं लिखा गया है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इट इज रिटन दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट सिग्निफाई करता है कि सेंटर जो है पावरफुल है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है इस यूनियन से अलग होने की। ठीक है, जबकि अगर आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो वहां लिखा होगा अमेरिका इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़े तो उसमें क्या था, सारी स्टेट्स जो थी ब्रिटिश की कॉलोनी होती थी। इनिशियली 13 से शुरू किया था, 13 स्टेट से। सो उन्होंने ब्रिटिश से अपनी फ्रीडम पाई और उसके बाद वो इकट्ठी बैठी और उन्होंने अग्रीमेंट लिखा। ठीक है, बकायदा एक लीगल अग्रीमेंट लिखा कि हम सब मिलके एक देश बनाते हैं जिसे हम यूएसए कहेंगे। ठीक है, सो देयर दे केम टुगेदर टू बिल्ड अ नेशन, दैट इज अमेरिका। राइट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसीलिए यूएसए को कहते हैं। राइट, बट इंडिया में क्या है,
इंडिया में इंडिया जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इतनी सारी स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स भी एग्जिस्ट कर रही थी, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, इंडिया में हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि स्टेट्स डिसाइड करें कि वो इंडिया का पार्ट बनेंगी कि नहीं। इंडिया में रादर सेंटर को स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना था, सारी स्टेट्स को इकट्ठे इस देश में जोड़ के रखना था। ठीक है, इसीलिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्रिएट किया गया, नॉट एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यहाँ लिखा गया। बी आर अम्बेडकर ने ये खुद कहा असेंबली में उस टाइम पे कि इंडिया की जितनी डाइवर्सिटी है, सबको लगता है, इवन अंग्रेज जो हमें उस टाइम पे छोड़ के गए थे, दे वर वेरी हैप्पी। ठीक है, हमें लगा हमें आजादी मिल गई, हम तो जी खुश हैं, बट दे वर ऑल्सो हैप्पी। कैसे? उनको लगा ये लोग, इतनी तो डाइवर्सिटी है, हर 10 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इनका खाना चेंज हो जाता है, इनका पहनावा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो लड़ लड़ के ही मर जाएंगे, यहाँ पे 50 अलग देश बन जाएंगे। उनको लगा जैसे इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, कल को ये लैंग्वेज बेसिस पे लड़ेंगे, कपड़ों के बेसिस पे लड़ेंगे, और इस तरीके से लड़ लड़ के ये अपने आप पार्टीशन हो जाएंगे। दे थॉट इट सो, राइट? बट इंडियन लीडरशिप वाज वेरी स्ट्रांग, वेरी लर्नेड एट दैट टाइम, इसीलिए उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्रिएट किया। इसीलिए इंटेंशनली सेंटर को ज्यादा पावर्स दी गई हैं स्टेट से, ताकि पूरे यूनियन को इंटैक्ट रखा जा सके। ठीक है, सो ये दो मेन चीजें इस आर्टिकल 1 में लिखी हुई हैं, हमेशा याद रखना है, नेम एंड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आर्टिकल जो 1 है वो ये भी बताता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी? ऑल दी स्टेट्स दैट आर देयर। टेरिटरी मतलब क्या एरिया है इंडिया का, कहने का मतलब है, राइट? इंडिया का एरिया क्या होगा, इन लेमैन टर्म हम कह सकते हैं। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी? स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स है इनकी जितनी टेरिटरी है वो मिला के, प्लस यूटीज, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी है उनकी टेरिटरी मिला के, प्लस अगर कोई भी एरिया इंडिया एक्वायर करता है, एक्वायर्ड टेरिटरीज, दे विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सब मिला के टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, राइट? नाउ अब ये टेरिटरी ऑफ इंडिया बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। यूनियन का मतलब है स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बट टेरिटरी का मतलब क्या है? हमने अभी देखा, टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज। ठीक है, सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म देन द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पे भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन ऑफ इंडिया बड़ा है या टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट देन यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये पॉइंट्स है जो हमें आर्टिकल 1 के बारे में याद रखने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज नथिंग एल्स टू रिमेंबर है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, बाहर से अगर कोई एरिया इंडिया ने अपने पार्ट में, अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना है, तो वो इंडिया को अलाउड है अंडर आर्टिकल 2। उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं गवर्नमेंट ने, वो सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से सिर्फ एडमिशन ही नहीं, बट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स भी कर सकते हैं। न्यू स्टेट्स का मतलब न्यू एरियाज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट में क्या फर्क है, थोड़ा ये समझाने के लिए। एडमिशन का मतलब है, लेट्स से आपने इंडिया देखा है, राइट? नाउ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, क्या कहते हैं इसको, बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया, उसको क्या कहते हैं? पूरे को बता दीजिए थोड़ा उसका, जैसे, हाँ ठीक है, आपका ठीक है, हाँ हरमन राइट, पीओके। ठीक है, अब इंडिया इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, राइट? अब लेट्स से कि एक दिन इंडिया लड़के
इस एरिया को एक्वायर कर लेता है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया एंड वी वांट टू मर्ज इट इनटू इंडियन मेनलैंड, इंडियन टेरिटरी, ठीक है। सो वो क्या कहलाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू एरियाज, ठीक है। अब ये हो गया एडमिशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एरिया है उसको इंडियन टेरिटरी में ऐड करना, इसको कहते हैं एडमिशन, राइट। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट, अगर कोई एरिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है उसको क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। सो बाहर लेट्स से अब ये पीओके नहीं था, आपने पीओके क्रिएट कर दिया, दैट इज काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। थोड़ा सा फर्क है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। दैट इज व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 2, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, राइट। अब आ गया आर्टिकल 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये तो देखिए, बाहर से अगर आप कोई टेरिटरीज ला रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में बात करता है, जो टेरिटरीज अभी करंटली इंडिया में इंक्लूडेड नहीं है ये उसके बारे में बात करता है। बट यहाँ 3 में किसके बारे में बात होती है, जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यूटीज वगैरह हैं उनके एरियाज के रिगार्डिंग प्रोविजंस है, ठीक है। सो आर्टिकल 3 और 2 में डिफरेंस समझ आया। दिस इज फॉर यू नो आउटसाइड द टेरिटरीज दैट आर आउटसाइड इंडिया, दिस इज फॉर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स, यूटीज है उसमें जो आप चेंजेस ला सकते हैं उसे आर्टिकल 3 में के अंडर आपको प्रोवाइड किया गया है, पार्लियामेंट को पावर्स दी गई हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 3 अब आपको क्या क्या अलाउ करता है वो जानना भी जरूरी है। आई होप कि ये दिख रहा है आपको, ब्लर्ड नहीं है। सो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट को चेंज कर सकती है, ठीक है। ये हमने देखा है, इंडिया है, राइट, इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स का एरिया अगर इंक्रीज करना हो ये भी अलाउड है, डिक्रीज करना हो ये भी अलाउड है, इनकी बाउंड्री किसी भी तरीके से चेंज करनी हो वो भी अलाउड है, इनका नाम चेंज करना हो वो भी अलाउड है, राइट। किसी दो स्टेट्स में से कुछ हिस्सा निकाल के एक नई स्टेट क्रिएट करनी हो वो भी अलाउड है, ठीक है। सो कहने का मतलब है आप कैसे भी अपनी स्टेट्स को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज अलाउड बाय योर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 3, ठीक है। सो आर्टिकल 3 में आपकी स्टेट्स में चेंजेस लाना अलाउड है, इसीलिए आप देखिए पंजाब में से हरियाणा बन गया, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बन गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया यूपी में से। ये सब स्टेट्स कहाँ से आई, कहाँ से पावर मिली पार्लियामेंट को ये करने की, आर्टिकल 3 के अंडर, राइट। नाउ अब देखिए, आप स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं, स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, स्टेट के नाम को चेंज कर रहे हैं, तो क्या आप इजीली कर पाएंगे? नो, इसके लिए कंडीशन है। आप ये बिल ला जरूर सकते हैं बट वो बिल जब लाएंगे वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट में आने से पहले जो भी एमपी बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है पहले वो प्रेसिडेंट को वो बिल देगा, पहले प्रेसिडेंट देखेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कंसिडर करेगा उस बिल को, इफ ही अप्रूव्स तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को अब आगे स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने रखेगा। जो जो स्टेट उस बिल से इम्पैक्ट हो रही है उसके सामने ये बिल रखा जाएगा, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। लेट्स से आपने पंजाब में से हरियाणा बनाना है, सो क्या होगा, एमपी जो है पहले बिल प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट पहले पंजाब के पास देगा कि भाई देख लो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। अब क्या पंजाब का डिसीजन, क्या पंजाब यस या नो कह सकता है, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहे यस कहे चाहे नो कहे, प्रेसिडेंट अपना बाउंडेड नहीं है पंजाब के डिसीजन से। पंजाब ने अगर नो भी कह दिया तो भी प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है, यस कह दिया तो भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी कर सकता है, उसको सिर्फ बिल दिखाना है, उनकी बात माननी नहीं है, राइट। सो बेसिकली थोड़ी सी पार्शियल पावर ही है स्टेट्स के पास, थोड़ा हल्ला वल्ला ही मचा सकते हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अगर कोई चेंजेस सेंटर लाना भी चाहती है उनकी टेरिटरी में, उनकी बाउंड्री एक्सेट्रा में, ठीक है। सो
इट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स डिसीजन, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि हर बार अगर लेट्स से कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें कई बार चेंजेस आते रहते हैं, कभी कोई प्रोविजन चेंज कर दी, कभी कोई प्रोविजन चेंज कर दी पार्लियामेंट ने डिस्कशन के बाद। सो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं हर बिल जो इंट्रोड्यूस होता है। सो इसमें लिखा गया है कि हर बार जब आप चेंज कर रहे हो तो हर बार दोबारा दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो बिल प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया बहुत है वो भी। ठीक है, सो री रेफरेंस to state legislatures again and again when a change is made, that is not required again. ठीक है, सो ये याद रखना है। आप आर्टिकल 3 से स्टेट्स का पूरा पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड ऐसा बिल पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने रखेगा। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट्स के बारे में ही मेंशन्ड था। यूटीज जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी टेरिटरी का, उसके बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। ठीक है, बट 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यूटीज पे भी ये सारी प्रोविजन जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, यूटीज का भी आप एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, 2 यूटीज में से एरिया निकाल के नई यूटी या किसी स्टेट में ऐड कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट इज अलाउड, राइट। अब अगर आप यूटीज में चेंज कर रहे हैं तो क्या जो बिल है वो लेजिस्लेचर के पास जाएगा, यूटी के पास जाएगा? बताइए, आप सोच के बताइए प्लीज, स्क्रीन वगैरह मत देखिएगा, आप रीड रीड करके मत बताइए, जस्ट ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, लॉजिक सोचिए। हम लेजिस्लेचर के सामने दे रहे हैं स्टेट में, क्योंकि वहां लेजिस्लेचर है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। यूटीज में ये अलाउ होगा कि नहीं? हाँ, वेरी गुड रिची, रिची वेरी गुड। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यूनियन टेरिटरीज में तो ऑलरेडी सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बैठा होता है, राइट। सो उसमें आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉजिकली आप सोच सकते हैं यूटीज के लिए ये प्रोविजन ऐड नहीं की गई है। यूटीज के लिए आपको लेजिस्लेचर के सामने रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए यूटीज में जो यूटी का हेड होता है, आप समझ लीजिए या तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह होता है, जो कि अपॉइंटेड बाय सेंटर ही है, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, राइट। सो इसीलिए जरूरत नहीं मानी गई कि यूटीज के केस में भी लेजिस्लेचर के सामने रखा जाए बिल। ठीक है, सो उनके लिए ये अलाउड नहीं है, जस्ट रिमेंबर करने के लिए ही आपको लॉजिक दिया है मैंने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करना। यूटीज के लिए चेंजेस अलाउड है सिंस 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट उसके लिए लेजिस्लेचर के सामने बिल रखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग देखो ये भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट हमारा जो इंडिया का एरिया है वो किसी और देश को दे सकती है, विच इज कॉल्ड एज सेसेशन। ठीक है, जैसे लेट्स से कि इंडिया जो है अपना कुछ पार्ट ये बांग्लादेश को देने के लिए डिसाइड कर देती है, क्या ये अलाउड है? राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबारी केस में कहा कि सेसेशन जो है वो अलाउड नहीं है। आप स्टेट्स को चेंज करके कोई एरिया कोई पार्ट किसी और देश को नहीं दे सकते सिंपल मेजोरिटी के साथ। वो अगर आपको करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा। ठीक है, अगर आपने कोई एरिया किसी को देना है किसी और देश को तो वो मेजर प्रोसीजर के थ्रू ही जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही जाएगा, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करना चाहते हो, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसेंटली बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, राइट। कल भी हमने बात की 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एनक्लेव्स हमने बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज किए। ठीक है, सो हम बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं रिक्वायर्ड थी, सिंपल मेजोरिटी के साथ ये प्रोसीजर फॉलो करके आप वो एक्सचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस सेज, राइट? सो इसी से वो फेमस लाइंस इमर्ज होके आती है दैट इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। हमारा यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, स्टेट्स हमेशा चेंज हो सकती है ना, स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हो सकती है। सो इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, राइट? वेयर अगर आप अमेरिका देखें, it is an indestructible union with indestructible states। वहां सेंटर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो स्टेट्स का एरिया बढ़ा दे, कम कर दे, एरिया निकाल के नई स्टेट बना दे, नाम चेंज कर दे। ये सब उनको अलाउड नहीं है, वहां स्टेट्स इनडिस्ट्रक्टेबल है। हमारे यहाँ स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, इसीलिए हमने इतनी स्टेट्स बनती और बिगड़ती काइंड ऑफ देखी हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इवन रिसेंटली वी हैव सीन इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, बट यूएसए में दोनों ही नहीं है, राइट? आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, राइट? नाउ लास्ट आर्टिकल बचता है पार्ट 1 का, दैट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आप ये आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, है क्या? हमने अभी सिंपल मेजोरिटी के प्रोविजंस किए थे ना, उसमें हमने सबसे पहले लिखा था सिंपल मेजोरिटी कहाँ यूज होती है, पार्ट 1 में। आर्टिकल 2 और 3 आप सिंपली चेंज कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी के साथ, और ये खुद आर्टिकल 4 ने लिखा हुआ है। लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, दैट इज आर्टिकल 2। ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, मतलब आर्टिकल 3 डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ओनली सिंपल मेजोरिटी इज इनफ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यही है आपके पार्ट 1 में, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक तो आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स के आइडिया पे बनता है कि इंडिया ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है या यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो आपको इस आर्टिकल के बेसिस पे उसको आंसर करना है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस 3 आर्टिकल पे बहुत हाई पोटेंशियल है क्वेश्चन बनने का। एंड फाइनली कि ये किस मेजोरिटी से हो रहा है, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो जो सारे की पॉइंट्स है पार्ट 1 के वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। ऑल द क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन कवर फ्रॉम हियर। ठीक है, एनी डाउट इन पार्ट 1 यू कैन आस्क मी और वी विल प्रोसीड। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है वो यहाँ लिखा है, राइट? लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एरिया, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, सो अब हमने पार्ट 1 की प्रोविजंस तो देख ली, बट थोड़ी हिस्ट्री भी देखते हैं। हमारी स्टेट्स आज आप देखिए कितनी स्टेट्स यूटीज हैं, जल्दी बताओ हरमन, कितनी स्टेट्स यूटीज हैं आज हमारे इंडिया में? बाकी लोग भी बताओ। 28 और 8, सारे डिसाइड कर लो भाई, फिर मुझे बताना। चलो लेट्स से आज हमारे में जितनी भी स्टेट्स हैं, शुरू से इतनी स्टेट्स और यूटीज तो नहीं थी, राइट? अगर आप इनिशियली देखें, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया था। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट्स में था, दैट वाज ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थे, और प्रिंसली स्टेट्स जहां राजे राज करते थे बट इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश की क्राउन के अंडर ही काम करते थे, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इंडिया को मिल गई आजादी और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया क्रिएट किया, राइट? अब उस टाइम पे, इंडिया की आजादी के टाइम पे 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे पास, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, सो प्रोविंसेस तो थे ही थे, बट बहुत छोटी छोटी स्टेट्स भी थी, राइट? अब ये इंडिया का पार्ट कैसे बनी? इस एक्ट ने तो देखो इनको अलाउ किया था कि या तो ये इंडिया ज्वाइन कर ले, या पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, या फिर अपना फ्री इंडिपेंडेंट
अपना एरिया डिक्लेयर करते। ठीक है, उनको फुल आजादी दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। एज आई टोल्ड यू, दे वांटेड कि हमारे तो भाग हो जाए, लड़ लड़ के सब अलग हो जाए, तो उन्होंने ये बिल्कुल अलाउ किया था। ठीक है, पर देखिए 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने इंस्टेंटली ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी क्वेश्चन, लड़ाई झगड़ा। दे एक्सेप्टेड दैट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ देयर नेशन, दैट इज इंडिया। ठीक है, बट 3 ऐसी स्टेट्स थी जो इंस्टेंटली नहीं इस बात को मानी थी। राइट, 3 स्टेट्स वो कौन सी थी? फर्स्ट था हैदराबाद। ठीक है, समझिए हैदराबाद में मुस्लिम रूलर था, और इंडिया आप देखिए उस टाइम पे पार्टीशन के अकॉर्डिंग एक हिंदू देश की तरह इमर्ज हुआ था। ऑल्दो वी आर सेक्युलर, उस टाइम पे भी हम सेक्युलर ही थे, बट उस टाइम के लॉजिक के अकॉर्डिंग इंडिया हिंदू था, पाकिस्तान मुस्लिम था, ऐसे समझिए। ठीक है, सो हैदराबाद भी क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया विद अ मुस्लिम रूलर। ठीक है, सो उसका मुस्लिम रूलर ही डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ हिंदू इंडिया। ठीक है, सो वो रिजेक्ट कर रहा था, फाइट कर रहा था, अपोज कर रहा था, बट इंडिया ने उसको चुपचाप पुलिस फोर्स से, आर्मी भेज के या पुलिस भेज के अपने अंडर कर लिया। रूलर को गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद को अपना पार्ट बना लिया गया। ठीक है, जूनागढ़, ठीक है, करंट गुजरात का एरिया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया गया कि कोई कंसेंसस नहीं था कि इंडिया का पार्ट बने या ना बने। सो यहाँ पे लोगों की सहमति से रेफरेंडम कंडक्ट किया गया, जहां मेजोरिटी लोगों ने वोट किया टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, और जूनागढ़ को भी इंडिया का पार्ट बनाया गया। राइट, अब जम्मू कश्मीर का सिनेरियो देखिए। जम्मू कश्मीर वॉज एन एरिया दैट हैड मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, बट उसका रूलर क्या था? हिंदू राजा था उसका। ठीक है, अब ये हिंदू राजा क्या था? ये डिसाइड नहीं करना चाहता था, ये किसी भी देश को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ये आराम से अपना आजादी जीना चाहता था अपनी। बट इसको हर टाइम डर जरूर रहता था कि किसी दिन या तो पाकिस्तान या किसी दिन इंडिया इस पे अटैक करेगा और इसको खत्म करेगा, इसके एरिया को अपने में मर्ज कर लेगा। राइट, सो जब पाकिस्तान ने एक्चुअली ऐसा अटैक किया, तब अपनी प्रोटेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर ने नेहरू जी से, जो हमारे तब प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे हेल्प मांगी। नेहरू जी ने कहा ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो कि तुम हमारा पार्ट बनोगे, एंड वी विल सेंड अवर आर्मी टू डिफेंड यू अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस। ठीक है, सो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट बना। ठीक है, सो ये 3 स्टेट्स इस तरीके से याद रखनी है, देयर मेथड ऑफ गेटिंग एडेड इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, सो अगर 1950s की बात की जाए तो इंडिया में 14 स्टेट्स थी उस टाइम पे, सिर्फ 14 स्टेट्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट वी हैव टुडे। ठीक है, सो 14 स्टेट्स ही थी और 6 यूटीज थी। राइट, अब ये सारी स्टेट्स और यूटीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो एक पेक्यूलर फीचर है वो याद रखो कि हिमाचल प्रदेश जो आज एक स्टेट है, वो पहले यूटी थी, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, ये दो भी ऐसी स्टेट्स हैं जो 1950s में यूटीज थी। ठीक है, ऐसे तो बहुत अदर स्टेट्स है जो पहले यूटीज थी। इनिशियली दीज वर दी 3 यूटीज विच लेटर बिकेम स्टेट्स। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन के चांसेस काफी लेस हैं, बट एक बार ध्यान में रखो, रीड करते रहो, क्वेश्चन आ भी जाए तो मिस नहीं होगा, कहने का मतलब है। ठीक है, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसके बाद देखिए, अब इंडिया में अभी 14 स्टेट्स हैं। राइट, बट डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमें और स्टेट्स चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत थी, स्पेशली लैंग्वेजेस बहुत हैं। आप देखिए हमारे शेड्यूल 7 में ही 22 लैंग्वेजेस हैं, और मतलब अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस तो हजारों होंगी। ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एरिया की लैंग्वेजेस, देयर आर नंबर ऑफ दोज लैंग्वेजेस। ठीक है, सो अब जब ये इंडिया बना, तो इंडिया बनते ही लैंग्वेज बेस्ड स्टेट क्रिएशन की डिमांड शुरू हो गई। राइट, आप देखिए स्पेशली आप ये हमारे सदर्न एरिया की बात करें, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मद्रास स्टेट थी। ठीक है, आज का तमिलनाडु का एरिया, कर्नाटका के कुछ एरियाज, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे बहुत सारे एरियाज इसी स्टेट के अंडर आते थे उस टाइम पे। 1956 की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मद्रास स्टेट तो था, तमिल लैंग्वेज मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। ठीक है,
बट बहुत सारे और लैंग्वेजेस के लोग भी रहते थे, स्पेशली तेलुगु लोग बहुत ज्यादा इस एरिया में रहते थे। पूरा आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये पूरा तेलुगु ही है, ठीक है, ये सारा मद्रास स्टेट में इनकॉर्पोरेटेड था, ठीक है। सो ये स्टेट्स को बड़ी दिक्कत ये लोगों को बड़ी दिक्कत होने लग गई कि हमें मद्रास का पार्ट क्यों बनाया है, हमें एक अलग तेलुगु स्टेट चाहिए, ठीक है। सो ये सिर्फ तेलुगु स्टेट का चक्कर नहीं था, हर जगह पे ये डिमांड्स उठ रही थी। इवन आप देखिए पंजाब में से हिंदी बेस्ड स्टेट क्रिएट करना, हरियाणा, हिमाचल में कुछ एरियाज डालना, ये सारी डिमांड्स पूरी कंट्री में चल रही थी कि स्टेट्स का नक्शा जो है उनको चेंज किया जाना चाहिए, राइट। सो अब इन स्टेट्स को, ये जो हमारी 14 स्टेट्स है, इनको हम रीऑर्गेनाइज कैसे करें, इस सवाल का जवाब देने के लिए नंबर ऑफ कमीशंस सेटअप की गई, राइट। नंबर ऑफ कमीशंस सेटअप की गई। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमीशन थी धर कमीशन। धर कमीशन 1948 में एस्टैब्लिश हुई। फर्स्ट कमीशन टू एनालाइज कि वेदर हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनानी चाहिए कि नहीं, राइट। फर्स्ट कमीशन टू एनालाइज की लैंग्वेज बेसिस स्टेट बननी चाहिए कि नहीं, राइट। अब आप खुद लॉजिक देखिए, हमने कहा कि इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है, अगर लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट बनाना चालू करते तो इंडिया के तो हजारों भाग हो जाते, ठीक है। सो इसी लॉजिक से धर कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इंडिया को ही तोड़ देगा, इंडिया की यूनिटी को खत्म कर देगा, right? So first commission, Dhar commission rejected the idea of creating states based on language, right? But protest तो चल रहे थे, तो एक नई कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, that is called linguistic provinces commission, और जेपीवी कमीशन भी उसे कहते हैं, that is जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिताभी सीतारामैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे। सो इन तीनों की एक कमिटी बिठाई गई टू एनालाइज द सेम क्वेश्चन, ठीक है, कि लैंग्वेज बेस पे स्टेट बना सकते हैं कि नहीं। ये भी सेम कंक्लूजन पे आए कि अगर लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाएंगे तो हजारों टुकड़े हो जाएंगे, सो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट नहीं बन सकती। दे ऑल्सो रिजेक्टेड, राइट। बट अब ये प्रॉब्लम जो है काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। स्पेशली हमने कहा ये आंध्रा मद्रास स्टेट में तेलुगु लोगों का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हाई था। दे वांटेड कि तेलुगु एक अलग स्टेट बने, आंध्र प्रदेश नाम की अलग स्टेट बने जिसमें तेलुगु स्पीकिंग पीपल होने चाहिए, राइट। इसीलिए बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक इसी प्रोटेस्ट में एक इंसान ने, एक कांग्रेस के लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु, इन्होंने 56 डेज की हंगर स्ट्राइक की कि मुझे अलग स्टेट दो, अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, राइट। सो ये 56 डेज तक भूखे प्यासे बैठे रहे एंड 56th डे को इनकी डेथ हो जाती है, राइट। सो अब आप देखिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके पीछे इतने लोग, लाखों लोग उसके पीछे हैं, सारे तेलुगु स्पीकिंग पीपल वर लिसनिंग टू, वर सीइंग दिस लीडर जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अब इनकी डेथ हो गई, लोग तो पागल हो गए कि ये कैसी गवर्नमेंट है, हमारी बात सुन ही नहीं रही है, यहाँ लोग भी मर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रही है, राइट। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना ही था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, finally in 1953 Andhra Pradesh was created as the first linguistic state. First state to be created on the basis of language, Andhra Pradesh came into being. ठीक है, अब जब आंध्र प्रदेश बन जाएगी बाकी स्टेट्स भी कहेंगी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करो। हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एवरीवेयर डिमांड्स स्टार्टेड इंटेंसिफाइंग। डिमांड्स तो ऑलरेडी थी बट अब उनको बूस्ट मिल गया था, राइट। सो अब इस मैटर को डील करने के लिए तीसरी कमीशन एस्टैब्लिश की गई जिसका नाम था फजल अली कमीशन। चेयरमैन थे फजल अली और दो और मेंबर्स थे, पीएन पानिकर एंड एचएन कुंजरू, राइट। सो इन तीनों ने मिलके अब इस इशू को डिटेल्ड वे में स्टडी किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बननी चाहिए कि नहीं, राइट। सो ये किस इंक्लूजन पे आई कि देखिए वन लैंग्वेज वन स्टेट ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इससे इंडिया का बंटवारा होगा।
अगर हम ये करें कि हर लैंग्वेज को अलग स्टेट मिलेगी, वन लैंग्वेज वन स्टेट, कि एक लैंग्वेज के पीपल वो एक ही स्टेट में रहेंगे और कोई वहां पे लैंग्वेज नहीं होगी, तो ऐसे तो इंडिया का बंटवारा हो जाएगा. सो दे रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट, राइट. दे सेड इंस्टेड लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट क्रिएशन अलाउ करेंगे, बट लैंग्वेज विल नॉट बी द सोल क्राइटेरिया. ठीक है. आपको टोटल 4 फैक्टर्स देखने होंगे टू डिसाइड व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट. फर्स्ट ऑब्वियसली होगा लैंग्वेज. अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है किसी एरिया में, जैसे मद्रास के एरिया में तेलुगु पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा तेलुगु पॉपुलेशन थी, तो यस वी कैन कंसिडर इट फॉर अ क्रिएशन ऑफ स्टेट. बट उसके बाद भी आपको 3 और कंडीशंस भी चेक करनी है. ठीक है. वो 3 कंडीशंस क्या है? इंडिया की यूनिटी खराब नहीं होनी चाहिए, फर्स्टली. सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या हमें कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट ना झेलनी पड़े, राइट. फाइनली, हमारी वेलफेयर प्लानिंग में कोई दिक्कत इस वजह से नहीं आनी चाहिए कि हम कोई स्टेट कंसिडर क्रिएट कर रहे हैं और वो हमारे वेलफेयर के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट क्रिएट एक्ट कर रही है और प्रोटेस्ट क्रिएट कर रही है. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो इस कमीशन ने ये 4 क्राइटेरियाज दिए, राइट. सो इनको आपने ध्यान रखना है. प्रेजेंट अगर हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइज होती है तो वो इन 4 फैक्टर्स को बैलेंस करके ही चलने का कोशिश करती है, राइट. दिस आर द इम्पोर्टेंट कमीशंस. इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके डिसीजंस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं. इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के जो नाम आए हैं उन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. सो ये आपने याद रखना है. ठीक है. वीडियो में कोई इशू है क्या? सबको कोई इशू आ रहा है? वीडियो रुक रही है, ऐसा कोई इशू है? ना ओके. ठीक है हरमन, वो कभी कभी ना ये हो सकता है आपके साइड पे इंटरनेट कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इस वजह से वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है. जस्ट 5-10 मिनट लेट द सिस्टम सिट लाइक दैट, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा ज्यादा, राइट. सो इस तरीके से आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया. ठीक है. अब इसके बाद आपकी कंट्री में नंबर ऑफ स्टेट्स और बनती गई. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन आता है उन स्टेट के बनने के सीक्वेंस पे. ठीक है. सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है कि पहले कौन सी स्टेट बनी, बाद में कौन सी स्टेट बनी. लेट्स से गुजरात, आपको ऐसे स्टेट्स दे देंगे. ठीक है. इनको रीऑर्गेनाइज कीजिए, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए. आंसर लिखो अगर आता है बिना देखे. देखो यार, ये बेसिक इंटरैक्टिव क्लास है, आपकी इंटेलिजेंस नहीं मैं चेक कर रही हूँ. जस्ट वांट टू नो, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए. सबसे पहले कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, इस तरीके से. जल्दी 2 मिनट लीजिए और इसे रीअरेंज कीजिए. ओके, एक आंसर है. 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 टाइप्स लिख के दो. रिची एक एक मत लिखो. फर्स्ट गुजरात, जस्ट सीक्वेंस दे दो मुझे. 1 आंसर आई हैव गॉट, बाकी बताओ. जल्दी, इधर उधर से देखना नहीं है, बुक रेफर नहीं करनी है. ठीक है. अगर आता है तो लिखो, अदरवाइज इट्स फाइन. वही तो हमने सीखना है यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, एक आंसर आया है अपने पास. ओके. ओके. अच्छा, ठीक है. ये सारे आंसर्स हैं. करेक्ट आंसर पता है क्या है? किसी का है ये आंसर?
ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर नहीं सही हुआ। अब हम इसी सीक्वेंस को याद करने की कोशिश करेंगे। अब इस सीक्वेंस को याद करने के लिए मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, वो स्टोरी आपने याद रखनी है। स्टोरी याद रहेगी तो मेरी तरह आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब इमेजिन कीजिए हम एक गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, एक गैंगस्टर के घर का माहौल हम देख रहे हैं। ठीक है, गैंगस्टर की वाइफ है, बच्चा भी है। उन दोनों के बीच में होने वाली कॉन्वर्सेशन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो जो मम्मी है यानी कि गैंगस्टर की पत्नी है, वो खाना बना रही है बैठ के। उनका जो बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है गैंगस्टर का, वो खेल रहा है। राइट, अब गैंगस्टर का बच्चा है तो किस चीज से खेलेगा? व्हाट डू यू थिंक? गैंगस्टर के बच्चे को क्या हैंडी मिलेगा अपने घर पे? आराम से मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड हरमन, गन। ठीक है, तो गैंगस्टर की जो पत्नी है या मम्मी को इमेजिन कीजिए, जस्ट कीप इमेजिनिंग द स्टोरी दैट आई एम टेलिंग, इमेजिन भी करना है, साथ साथ आपको निमोनिक भी मिलेगा। सो गैंगस्टर की पत्नी खाना बना रही है, साथ में उनका छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, वो खेल रहा है। बट वो किस चीज से खेल रहा है? गन से। राइट, गन को तोड़ मसोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है उसका, डिशुम डिशुम सब कुछ कर रहा है। राइट, अब मम्मी अचानक से देखती है कि इसने तो गन पकड़ ली है। राइट, सो मम्मी क्या कहती है? गन, हप हप। आई मीन आई थिंक आपने सुना होगा, आपकी मदर्स ने भी कहीं कभी कहा होगा। ठीक है, अपने बच्चे को कहती है हप, तू क्या गन क्या पकड़ के बैठा है? राइट, गन, हप, उसने ऐसे कहा। राइट, थोड़ा क्लियरली लिख दूं मैं, गन, हप। ठीक है, उसने ऐसे कहा। और फिर वो उसको क्या कहती है आगे? मत मुसोड़ इसको मुआ, मत मुसोड़, मुआ इसको मुआ जी, रिस्पेक्ट के साथ कहती है। ठीक है, मत मुसोड़ इसको मुआ जी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। राइट, क्या बना? गैंगस्टर के घर के सिनेरियो की बात कर रहे हैं। उनकी पत्नी खाना बना रही है और उनका 4 साल का बच्चा खेल रहा है। खेल किससे रहा है? गन से। एकदम से माँ देखती है और उसको कहती है हप, ये क्या कर रहा है? राइट, हप, मत मुसोड़ मुआ जी, कुछ हो जाएगा। राइट, ठीक है, अब इसके बेसिस पे स्टेट्स याद करेंगे। दिस इज द निमोनिक दैट वी हैव टू रिमेंबर विद दिस स्टोरी। अब ये आपको स्टेट्स का सीक्वेंस बताएगी। सबसे पहले आपकी आई स्टेट आंध्र प्रदेश, के बाद गुजरात। ठीक है, फिर आई नागालैंड। राइट, फिर आई हरियाणा, पंजाब से बना था हरियाणा 1956 में, नहीं नहीं, ये 66 में, सॉरी। ठीक है, सो हरियाणा बना। हरियाणा के साथ साथ ही हिमाचल बना था, मतलब पहले से था बट स्टेट का दर्जा मिला था इसको। राइट, अब अब यहाँ आप 3 M देख रहे हैं, कैसे पता चले कौन सा M है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, समझ आ गया ना? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अल्फाबेटिकली जा रहे हैं, A E I। ठीक है, ये इस तरीके से बने। अब T से त्रिपुरा बना, S से सिक्किम बना, A से अरुणाचल प्रदेश, G से गोवा बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना। राइट, इस तरीके से आपकी स्टेट्स जो हैं वो बन गई हैं। ठीक है, ये सब बीच वाले यूज, ये सब सपोर्टिंग एक्टर्स थे। इनको निमोनिक में हमने सिर्फ यूज किया है याद करने के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से याद हो गई। और लेटेस्ट हमारी कौन सी बनी थी? 2014 में आपकी तेलंगाना बनी थी। राइट, सो वो है। और 2019 में क्या चेंज हुआ है? जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो स्टेट की जगह आपकी यूटीज बन गई थी। ठीक है, सो करंटली व्हाट डू वी हैव?
टोटल ये 29th स्टेट की तरह तब क्रिएट हुई थी इंडिया में, बट लेटर जो है जम्मू कश्मीर हटा दी गई एज अ